तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस में हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ये चीज तो सीख ली कि जिस न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होगा या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। और उसके बेसिस पे हम लोगों ने न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन दो कॉन्सेप्ट सीखे। अब उसी में देखो एक और थ्योरी है, दिस इज कॉल्ड बेसॉन थ्योरी। अगर सिलेबस के हिसाब से बताऊं कि हमारे सिलेबस में नहीं आती है बट कनेक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि अभी तक आपको सिर्फ ये पता चला कि न्यूक्लियस कब स्टेबल और कब अनस्टेबल होता है। बट अगर रेडियो एक्टिव डिके के हिसाब से चले तो कोई न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल होता है तो उसमें से कब अल्फा डिके होगा और कब बीटा डिके होगा ये जज करना। दूसरा पॉइंट, अगर अल्फा डिके की बात समझे तब तो बहुत आसानी से समझ आ रही है, क्योंकि अल्फा इज 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन उठा के बाहर फेंका तो अल्फा पार्टिकल बाहर आ गया, ये तो बात समझ आती है। बट बीटा इज इलेक्ट्रॉन, और हम सबने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये चीज अच्छे से सीखी हुई है। बोर मॉडल के टाइम पे भी ये चीज थी, रदरफोर्ड मॉडल से भी ये चीज क्लियर थी, और फाइनली मॉडर्न एटॉमिक मॉडल से पहले हाइगेनबर्ग असर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट फाउंड आउट इन न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है तो न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल कैसे बाहर निकला, ये अपने आप में एक टेक्निकल क्वेश्चन था। उसका आंसर बताने के लिए हम लोग बेसॉन थ्योरी फॉलो करते हैं। तो न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा देयर आर सम मोर सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक मेसॉन्स, तो पाई मेसॉन, म्यू मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इस तरह के भी सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। तो उस सीरीज में हमने सबसे पहले टर्म लिखा है पाई मेसॉन। ये एक्चुअली जो पाई मेसॉन्स हैं ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में, या फिर प्रोटॉन को प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। पाई मेसॉन के ऊपर जो चार्ज है वो तो प्लस माइनस और न्यूट्रॉन तीनों कैटेगरी के मेसॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इनका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन या इंटर कन्वर्जेंस करने में हेल्प करता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे एक्सचेंज एनर्जी काम करती है। मतलब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसे कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंजेस चलते रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर स्टेबिलिटी आती है। सो एक्सचेंजेस का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे अगर सबसे पहले प्रोसेस से समझाऊं तो जैसे मान लो हमारे पास एक प्रोटॉन P1 है, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन N1 है। तो ये प्रोटॉन P1 जो न्यूट्रॉन N1 था वो तो N1 ही रहा, साथ में उसने एक पॉजिटिव पाई मेसॉन इमिट करने के साथ एक न्यूट्रॉन N2 बना दिया। तो जो प्रोटॉन P1 था वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, देखो न्यूट्रॉन N1 तो एज इट इज था, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो उसका पॉजिटिव चार्ज हटाना पड़ेगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज किसके फॉर्म में रिलीज हुआ, पाई मेसॉन के फॉर्म में, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो प्रोटॉन था वो अभी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, अभी न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता था। तो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो चार्ज बैलेंस करने के लिए उसका एक नेगेटिव मेसॉन पाई मेसॉन जनरेट हुआ और प्रोटॉन अपना P2 हो गया। तो N1 अगर P1 में कन्वर्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, तो उसका काउंटर नेगेटिव चार्ज मेसॉन के पास आ गया। अब सिमिलरली प्रोटॉन प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो एक प्रोटॉन P2 में कन्वर्ट होगा विद न्यूट्रल मेसॉन रिलीज करके, या फिर एक न्यूट्रॉन एक दूसरे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा विद द न्यूट्रल पाई मेसॉन। तो पाई मेसॉन का काम क्या होता है कि वो प्रोटॉन टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन ऐसे इंटर कन्वर्जन कराते रहते हैं, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंजेस चलते हैं और हमारा सिस्टम जो है स्टेबिलिटी गेन करता है। इसी कॉन्सेप्ट से हम ये भी बता सकते हैं कि बीटा डीके कैसे हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बीटा डीके में क्या हो रहा है कि एक जो न्यूट्रॉन है, बेसिकली बीटा डीके के अंदर हमारा एक न्यूट्रॉन जो है वो बेसिकली, अगर अभी तो एक्सचेंजेस हो रहे हैं तो ये तो स्टेबिलिटी गेन करा रहा है, बट अगर किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए तो उसका काउंटर नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर आ जाए तो उसको बोलते हैं बीटा डीके। तो वी ऑल नो दैट इन अ बीटा डीके प्रोसेस, अगर एक बीटा डीके प्रोसेस होता है तो आप जानते हो उसमें कि एटॉमिक नंबर एक यूनिट इंक्रीज करता है और मास नंबर सेम रहता है। तो एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज करने मतलब एक प्रोटॉन बढ़ा है, और मास नंबर सेम रहा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन सेम रहा है, क्योंकि जो मास नंबर होता है बेसिकली वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो आप ध्यान से देखो, अगर हम बीटा इमिशन की बात करेंगे तो अगर बीटा इमिशन हो रहा है या बीटा इमिट हो रहा है तो बीटा इमिट होने के प्रोसेस में क्या खास बात हुई, प्रोटॉन का नंबर जो है वो इंक्रीज किया और न्यूट्रॉन का नंबर डिक्रीज किया। अभी एटॉमिक नंबर देखो एक यूनिट बढ़ गया और मास नंबर उतना ही रहा। तो प्रोटॉन का नंबर एक यूनिट बढ़ा, न्यूट्रॉन का नंबर एक यूनिट कम हुआ। तो इसको हम लोग इनडायरेक्टली ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, तो इस कन्वर्जन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज बना वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर आ गया।
तो मेसॉन थ्योरी का जो मेजर एडवांटेज है वो सिर्फ इतना ही है कि इसके बेसिस पे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बीटा इमिशन कैसे होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये थ्योरी बस केवल एक इंटरमीडिएट थ्योरी है, अपने कोर्स के हिसाब से इसका बहुत रेलेवेंसी नहीं है, सिर्फ कनेक्टिविटी बनाने के आपको बताया। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से पता चला न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है, मेसॉन थ्योरी से ये पता चला कि बीटा इमिशन कैसे हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिससे मेजरली क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज कॉल्ड n/p रेशियो। यहाँ से जरा ध्यान से लिखना है। सो नेक्स्ट थ्योरी इज n/p रेशियो। सो n/p रेशियो इज नथिंग बट रेशियो ऑफ number of neutron to number of proton। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का अगर रेशियो चेक करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं n/p रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन है वो आपको बताता हूँ। तो n/p रेशियो में अगर हम न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पे ग्राफ प्लॉट करें, तो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ दिखा रहा हूँ। दिस इज न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो प्लॉट। इसमें हम लोगों ने y एक्सिस पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखे हुए हैं, x एक्सिस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखे हुए हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखो, एक डार्क कलर का डॉट दिखाई दे रहा है आपको और एक हॉलो डॉट दिखाई दे रहा है। तो जो डार्क कलर का डॉट है वो सब स्टेबल न्यूक्लियाई है, और जो हॉलो डॉट्स दिख रहा है, हॉलो सर्कल्स दिख रहे हैं, वो सब अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। तो आप ध्यान से देखो, एक बेल्ट जैसी बन रही है जिसमें स्टेबल न्यूक्लियाई कैरी कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये सब देखो स्टेबल न्यूक्लियाई कैरी करने वाली बेल्ट है। उसके ऊपर कुछ न्यूक्लियाई है और कुछ उससे नीचे न्यूक्लियाई है। मींस देयर आर सम न्यूक्लियाई which have n/p ratio lesser than the stability nucleus, or there are some which have greater than n/p ratio greater than the stability belt। तो ये जो स्टेबल न्यूक्लियस की मैंने आपको चेन मार्क करी, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है, अगर आपको नोटिस करना है तो आपके फिजिक्स के एससीबी में बना हुआ है। ठीक है ना? तो प्लॉट तो सिंपल है, मतलब एक्सपेरिमेंटली प्लॉट करा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो एंड वी फाउंड आउट देयर इज अ बेल्ट जिसमें स्टेबल न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे हैं। बेल्ट में अगर ध्यान से देखो तो आपको एटॉमिक नंबर 20 जो n/p रेशियो वो क्लोज टू 1 वाली वैल्यू कैरी कर रहा है, और जैसे ही नंबर एटॉमिक नंबर 20 या प्रोटॉन का नंबर 20 क्रॉस हो रहा है तो n/p रेशियो देखो टुवर्ड्स न्यूट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, मतलब मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ये पॉइंट समझ में आया? तो ये एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है, आप इसके कुछ कुछ कंक्लूजन है वो पहले वन बाय वन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में लिखे, राइट डाउन 83 bismuth is the last stable nucleus। 83 bismuth is the last stable nucleus bismuth is the last stable nucleus 83 bismuth is the last stable nucleus। After this all the elements are radioactive। After this all elements are radioactive। मतलब अगर आपको एटॉमिक नंबर 81 के बाद का कोई भी एलिमेंट लिखा मिलता है तो उसमें कभी कंफ्यूजन नहीं आना है, सब रेडियोएक्टिव होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में जो n/p रेशियो होता है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है फॉर ऑल स्टेबल न्यूक्लियस अप टू एटॉमिक नंबर 20। n/p ratio is approximately equal to 1 for all stable nucleus up to atomic number 20। n/p ratio is approximately equal to 1 for all stable nucleus up to atomic number 20। टॉपिक नंबर 20 तक n/p रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1 अगर आ रहा है तो इससे आप बता सकते हो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है, आफ्टर एटॉमिक नंबर 20 n/p रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है फॉर स्टेबल न्यूक्लियस।
यानी कि जो n by p रेशियो का प्लॉट है वो टुवर्ड्स न्यूट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगता है। और अगर किसी हैवी न्यूक्लियस को चेक कर रहे हैं तो अगर n by p रेशियो क्लोज टू 1.5 तक पहुंचेगा तब तक हम उसे स्टेबल बोल सकते हैं। सो फॉर हैवी न्यूक्लियस up to 1.5 आर स्टेबल। 83 के बाद जितने भी न्यूक्लियस होंगे उनका n by p रेशियो 1.5 से ऊपर चला जाता है, वो सब अनस्टेबल होते हैं। तो 1.5 जो है वो मैक्सिमम लिमिट है जहां तक स्टेबिलिटी मिलेगी। कोशिश करनी होती है इसके नीचे वाला ब्रैकेट अगर रहेगा तो न्यूक्लियस स्टेबल आएगा। तो अब अगर देखो हम n by p प्लॉट करें, so n by p is nothing but न्यूट्रॉन अगेंस्ट प्रोटॉन रेशियो प्लॉट करना है हमको। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगेंस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लॉट करें तो ये देखो n इक्वल टू p लाइन है। वाली दे। तो जो स्टेबल न्यूक्लियस है उसमें देखो ये पहले अप टू 20 तक तो इसी लाइन पे कैरी करता है और उसके बाद ये लाइन ड्रिफ्ट कर जाती है टुवर्ड्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो स्टेबिलिटी बेल्ट आती है वो कुछ इस तरीके की आती है। जो मैं शेडेड बना रहा हूँ, दिस इज रिफर्ड एज स्टेबिलिटी बेल्ट। तो जितने न्यूक्लियस का n by p रेशियो या जितने न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो की वैल्यू इस बेल्ट के बीच में आ रही है वो सब स्टेबल है। जितने न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी बेल्ट से ऊपर है या स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे है तो वो सारे अनस्टेबल होंगे। न्यूक्लियाई अबव और न्यूक्लियाई अबव और बिलो स्टेबिलिटी बेल्ट आर अनस्टेबल। अगर n by p रेशियो की टोटल रेंज चेक करनी हो, सबसे पहले प्रोटियम 1H1 के लिए जो n by p रेशियो होता है वो 0 होता है और ट्राइटियम के लिए मैक्सिमम आ जाता है 1H3 अगर लिखेंगे तो n by p रेशियो क्लोज टू 2 पहुंच जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि जो ट्राइटियम है वो रेडियो एक्टिव होगा जबकि ड्यूटेरियम जो है वो स्टेबल न्यूक्लियस होगा। ड्यूटेरियम का n by p रेशियो निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो अब देखो स्टेबिलिटी गेन करने का तरीका क्या हुआ कि जिसका n by p रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जा रहा है वो स्टेबल है और दो तरह के न्यूक्लियाई हैं, सम जिनके n by p रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट से ऊपर है एंड देयर आर सम जिनका n by p रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे है। तो जो स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर है वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि अपना किसी तरीके से n by p रेशियो कम करके स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाए और जो स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे है वो क्या करेंगे, अपना n by p रेशियो बढ़ा के स्टेबिलिटी बेल्ट पे जाना चाहेंगे। तो दो तरह के पॉसिबल ट्रांजिशंस नोटिस में आएंगे। अगर n by p रेशियो वैल्यू ग्रेटर देन स्टेबिलिटी बेल्ट आएगा अगर n by p रेशियो ग्रेटर देन द स्टेबिलिटी बेल्ट आएगा तो इस प्रोसेस में हम लोग बीटा डीके नोटिस करते हैं। क्यों बीटा डीके करते हैं, क्योंकि बीटा डीके में एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो उससे न्यूट्रॉन का नंबर डिक्रीज कर रहा है और प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर न्यूट्रॉन डिक्रीज करेगा और प्रोटॉन इंक्रीज करेगा तो उसका नेट रिजल्ट क्या होगा, n by p रेशियो डिक्रीज। और अगर n by p रेशियो डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो सिस्टम है स्टेबिलिटी बेल्ट से ऊपर है तो स्टेबिलिटी बेल्ट में शिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, n by p रेशियो जो है वो डिक्रीज करेगा। तो अगर n by p रेशियो डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर था तो एक दो ट्रांजिशन के बाद स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे न्यूक्लियस जो है वो n by p रेशियो अगर स्टेबिलिटी बेल्ट से ऊपर होता है तो बीटा डीके फॉलो करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर n by p रेशियो लेसर देन द स्टेबिलिटी बेल्ट आएगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती है। अगर नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस है तो इसमें तो अल्फा डीके होगा और अगर ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस है अगर ये आर्टिफिशियल डीके है तो इसमें पॉजिट्रॉन डीके हो सकता है या फिर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो सकता है। क्योंकि आपको पता है पॉजिट्रॉन डीके के अंदर क्या होगा,
न्यूट्रॉन का नंबर इंक्रीज करेगा, प्रोटॉन का नंबर डिक्रीज करेगा, तो n/p रेशियो ओवरऑल इंक्रीज करेगा। तो अगर n/p रेशियो स्टेबिलिटी बैंड से नीचे है तो ऐसा ट्रांजिशन होगा जिससे कि n/p रेशियो वैल्यू इंक्रीज करे। और 83 बिस्मथ के बाद का अगर कोई भी न्यूक्लियस है तो उसमें अल्फा डीके जरूर होगा, क्योंकि वो सब हैवी न्यूक्लियस है, तो स्टेबिलिटी बैंड में तभी आ सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको इस बैंड को नोटिस कराऊं तो यहाँ पे देखो, ये देखो ब्लैक डॉट यहाँ से खत्म हो गया, इसके बाद ये जितनी भी ब्रैकेट है ध्यान से देख लो, इन सारे केसेस में देखो n/p रेशियो जो है वो स्टेबिलिटी बैंड से ऊपर है। और ये सब जो है हैवी न्यूक्लियस की कैटेगरी। अगर इनका आप ध्यान से मास नंबर नोटिस करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आप देखो ये लगभग 80 to 83 के आसपास वाली लाइन है जहाँ से ये चीज चेंज हो जा रही है। नोटिस इट केयरफुली। अगर हम यहाँ से लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस मार्क करेंगे, ये देखो क्लोज टू 80 to 83, बिस्मथ 83 के बाद कोई स्टेबल न्यूक्लियस नहीं होता, समझ में आई बात? तो यहाँ से अगर हम डिसइंटीग्रेशन चेक करेंगे तो इसके बाद के जितने भी न्यूक्लियस है उनमें सब में अल्फा डीके नोटिस आएगा। ये चीज अलग से लिख लीजिए। आफ्टर 83 bismuth, all nuclei या all elements shows अल्फा डीके, क्योंकि वो सब नेचुरल रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेसेस है। जब नेचुरल रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस है तो अल्फा डीके जरूर होगा, और साथ में बीटा डीके भी पॉसिबल है। तो बीटा डीके के लिए फिर हम लोग n/p रेशियो से उस चीज को चेक कर लेंगे whether it will take place or not। तो बेसिकली 3 रूल हो गए। अगर n/p रेशियो स्टेबल अप टू एटॉमिक नंबर 20 का केस है तो n/p रेशियो क्लोज टू 1 होगा, तो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। एटॉमिक नंबर 20 के बाद का केस है तो n/p रेशियो अप टू 1.5 तक भी जाएगा तो हम इसे स्टेबल मान लेंगे। n/p रेशियो अगर स्टेबिलिटी बैंड से ऊपर जा रहा है, मतलब आप कोई स्टेबल न्यूक्लियस जानते हैं और उसके कंपैरिजन में आप n/p रेशियो चेक कर रहे हैं, तो अगर वो स्टेबिलिटी बैंड से ज्यादा दिखा रहा है तो उस केस में बीटा डीके होगा, क्योंकि उससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम होंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो n/p रेशियो डिक्रीज करेगा। दूसरा पॉसिबल केस, अगर n/p रेशियो स्टेबिलिटी बैंड से कम है तो ऐसा डिसइंटीग्रेशन फॉलो करना पड़ेगा जिससे n/p रेशियो इंक्रीज करे। तो अगर नेचुरल रेडियो डीके प्रोसेस है तो अल्फा डीके हो रहा होगा, और अगर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस है तो उसमें पॉजिट्रॉन डीके हो सकता है या फिर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो सकता है। समझ में आई बात? दैट कैन बी अ पॉजिट्रॉन डीके और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इट कैन बी पॉजिट्रॉन डीके या फिर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो दोनों में से कोई भी एक डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, क्योंकि इन दोनों ही केस में न्यूट्रॉन का नंबर इंक्रीज करेगा, प्रोटॉन का नंबर डिक्रीज करेगा। क्योंकि जैसे ही के इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ तो न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा, वो प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ेगा और प्रोटॉन का नंबर कम होगा, तो n/p रेशियो सर्टेनली इंक्रीज करेगा, तो उससे फिर से वो स्टेबिलिटी बैंड में वापस आ सकता है। और लास्ट केस बताया कि अगर एटॉमिक नंबर 83 बिस्मथ के बाद का कोई भी एलिमेंट है तो वो अल्फा डीके जरूर शो करेगा, क्योंकि वो नेचुरल रेडियोएक्टिव डीके होगा। क्योंकि 83 बिस्मथ के बाद सब नेचुरली रेडियोएक्टिविटी शो करते हैं या ज्यादातर न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद मैंने आपको n/p रेशियो समझा रखा है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे हम लोग, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर देखो एक डिवाइस है जो पावर प्रोडक्शन में यूज करते हैं थ्रू न्यूक्लियर फ्यूल। सो पावर प्रोडक्शन बाय न्यूक्लियर फ्यूल इज न्यूक्लियर रिएक्टर। उसमें देखो 4 बातें मेनली लर्न करनी है हमें। इसमें फ्यूल कौन सा यूज करते हैं, मॉडरेटर्स कौन से यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड्स कौन से यूज करते हैं और कूलेंट्स कौन से यूज करते हैं। अगर सवाल आएगा तो इसी फॉर्म में आ सकता है। तो सबसे पहले समझना है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक फ्यूल ऐसा होता है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में और सीधे पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिसाइल मटेरियल। इस कैटेगरी में यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233 3 फ्यूल्स हैं। इनमें जैसे ही आपने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ऐड करा, these are the nuclides which directly results in the chain reaction और bombardment of slow neutrons, तो इमीडिएटली पावर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। दूसरे टाइप का जो मटेरियल होता है इसको बोलते हैं फर्टाइल मटेरियल। तो जो फर्टाइल मटेरियल होते हैं डायरेक्टली नॉन फिजिबल नहीं होते, तो इनका क्या करना पड़ता है कि इनको पहले एक फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड फॉर दैट कन्वर्जन जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं या जो सिस्टम मशीनरी यूज करते हैं या जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रीडर रिएक्टर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। तो सच कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड स्पेशली टाइप न्यूक्लियर रिएक्टर कॉल्ड ब्रीडर रिएक्टर। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रीडर रिएक्टर का काम क्या है, तो ब्रीडर रिएक्टर जो होता है वो क्या करता है कि न्यूक्लियर फ्यूल को ऐसे न्यूक्लियर फ्यूल में कन्वर्ट करता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो इस कैटेगरी में जो फ्यूल है वो है यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232। ये थोरियम 232 इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि वर्ल्ड में ज्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूरेनियम से चलते हैं, इंडिया इज द कंट्री जो अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रोसेस पूरा थोरियम से चलाती है। पूरे वर्ल्ड में जो यूरेनियम का सबसे बड़ा सोर्स है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है, बट ऑस्ट्रेलिया उसे एक्सप्लोर नहीं करता और किसी को सेल नहीं करता। तो यूरेनियम उनके पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड में, बट वो किसी को देते नहीं और खुद भी यूज नहीं करते, मीन दे आर नॉट एक्सप्लोरिंग इट। सेकेंड नंबर पे जो कंट्री है जिसके पास यूरेनियम सोर्सेज है वो है कनाडा। तो पूरे वर्ल्ड में जो यूरेनियम सप्लाई होती है दैट इज थ्रू कनाडा। उसके इंटरनेशनल ट्रीटीज है, उसके थ्रू वो अलग अलग कंट्रीज को एक सर्टेन अमाउंट दे सकता है, जिसको लोग अपने पावर प्लांट प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, या उसमें से जो खुराफाती कंट्रीज है वो उसको अपना एटॉमिक बॉम्ब बनाने में भी यूज करती है। ठीक है, बट इंटरनेशनल ट्रीटीज के थ्रू ये केवल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए ही सप्लाई किया जाता है। इंडिया के पास अपना न्यूक्लियर फ्यूल है, वी हैव थोरियम, जो हमारे केरला बीचेस पे सैंड में डायरेक्टली मिलता है। तो हम सैंड से थोरियम एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसे अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूज करते हैं। तो इंडिया के पास जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो फर्टाइल मटेरियल है। तो पहले हमें ब्रीडर रिएक्टर से अपने थोरियम को करस्पॉन्डिंग 92 यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसकी रिएक्शंस आप नीचे नोटिस कर सकते हो। अगर किसी के पास यूरेनियम 238 है तो उसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट करेगा थ्रू बीटा डीके। तो एक बीटा डीके से नेप्ट्यूनियम बनेगा, फिर एक और बीटा डीके से प्लूटोनियम बनता है। सिमिलरली तो ये काम ब्रीडर रिएक्टर में कराएंगे। सिमिलरली जैसे इंडिया के पास थोरियम 232 है, तो हमने उसमें एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ऐड करके पहले यूरेनियम 233 यूरेनियम बनाया, फिर उससे एक बीटा डीके हुआ, फिर वो न्यूक्लियोनियम में कन्वर्ट हुआ, फिर हमने उसको फर्दर 92 यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करा। जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस फॉलो करके हम फाइनली वो गेन कर लेते हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज यूरेनियम 233। तो इस वजह से मटेरियल को बोलते हैं फर्टाइल मटेरियल, जिससे हम वो न्यूक्लियर फ्यूल प्रोड्यूस कर लेंगे जिससे पावर प्रोड्यूस होती है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो दो तरह के फ्यूल्स यूज होते हैं, फजाइल फ्यूल, एक फर्टाइल फ्यूल। फजाइल फ्यूल इज डायरेक्ट यूरेनियम 235 जो कॉमनली मैंने बताया कनाडा के पास अवेलेबल है, जो बाकी कंट्रीज को सप्लाई करता है। बट इंडिया का अपना पावर प्लांट, अपना न्यूक्लियर पावर सिस्टम काम कर सकता है, बिकॉज वी हैव थोरियम। तो हम ब्रीडर रिएक्टर से उसको करस्पॉन्डिंग यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करके फर्दर अपना इंडिपेंडेंट प्रोसेस वर्कआउट कर सकते हैं। सो इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियर फ्यूल ऑन अदर कंट्रीज, जबकि बाकी कंट्रीज के केस में ये चीज डिपेंडेंसी है। ठीक है, इसके बाद जब हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में इस प्रोसेस को स्टार्ट किया तो आप देखो दो तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से जब रिएक्शन होती है तो उससे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं। तो अगर हमें रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली वर्कआउट करानी है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा कि उस फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कराना पड़ेगा। तो स्लो डाउन कराने के लिए जो सिस्टम, जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसको बोलते हैं मॉडरेटर। सो मॉडरेटर इट इज यूज्ड टू स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन विदाउट अब्सॉर्बिंग देम। तो जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है उनको स्लो डाउन कराने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है उसको बोलते हैं मॉडरेटर। इसके एग्जांपल्स लर्न कर लेने, वाटर, ग्रेफाइट, हीलियम एंड हैवी वाटर। वाटर, ग्रेफाइट, हीलियम एंड हैवी वाटर, इनका काम क्या होता है? ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करा देते हैं और उन्हें अब्सॉर्ब नहीं करते। ये हुआ एक कंट्रोल। यानी अगर हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन किसी तरीके से स्लो डाउन कर रही है तो उसे स्पीड अप कराने का तरीका क्या होगा कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है उनमें से ज्यादातर को स्लो डाउन करा दो, तो चेन रिएक्शन तेजी से वर्कआउट करेगी। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि हो सकता है चेन रिएक्शन बहुत तेज चल रही है और हमें उसे स्लो डाउन कराना हो, वी वांट कि उतनी तेजी से पावर ना प्रोड्यूस करें। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो दूसरा सिस्टम होता है उसको बोलते हैं कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स का काम क्या होता है कि ऐसे मटेरियल्स होते हैं, दीज आर द रॉड मटेरियल्स व्हिच कैन एब्सॉर्ब न्यूट्रॉन्स एंड हेंस कंट्रोल्स द फिशन रिएक्शन। तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब कर लेंगे और फाइनली फिशन रिएक्शन को प्रमोट करेंगे, फिशन रिएक्शन को स्लो डाउन करेंगे। तो इस प्रोसेस में हम लोग कैडमियम और बोरॉन रॉड यूज करते हैं। सिंपल एग्जांपल्स पे फोकस करना है, क्या फंक्शन है वो याद करना है, उसका एग्जांपल क्या है, बस इतनी बात याद हो जाएगी तो काम चलेगा। एंड द लास्ट प्रोसेस इज कूलेंट। कूलेंट के केस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अगर हमें लगता है कि हम उसे रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करा के कूलेंट के थ्रू खत्म कर देते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द प्लांट। So there are some materials which transform the energy produced in the fission reaction into heat energy. इस केस में हम लोग लिक्विड अलॉय ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम यूज करते हैं, हैवी वाटर यूज करते हैं, पॉलीफिनाइल्स यूज कर सकते हैं। ये टिपिकल एग्जांपल्स अपने को लर्न कर लेंगे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में बेसिकली चार चीजों का मेन रोल है। पहला, जो फ्यूल यूज कर रहे हैं वो दो तरीके के हुए, फजाइल एंड फर्टाइल। दूसरा, मॉडरेटर जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करेगा। तीसरा, कंट्रोल रॉड जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रेगुलेट करेगा, अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो उन्हें एब्सॉर्ब करा लेंगे। और कूलेंट जो मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके कूलेंट के थ्रू एब्सॉर्ब करा लेते हैं। तो इससे पावर प्लांट की सेफ्टी वाला फैक्टर काम करता है। समझ गए? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में चार मेजर फंक्शंस होते हैं जिनके आप एग्जांपल्स कम से कम लर्न करके रखेंगे। इज दैट क्लियर? चलो, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और अभी थोड़ा समझ सकते हैं।
अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट से समझना हो। कई बार यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वी ऑल नो दैट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस से जो एनर्जी प्रोड्यूस है वो कम है। लेकिन सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स या जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं सब फिशन प्रोसेस पे काम करते हैं। फ्यूजन प्रोसेस पे किसी ने भी कभी आज तक काम नहीं किया और ना इस बारे में कोई सोचता है। जो फ्यूजन वाला प्रोसेस है वी नो कि उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, या हमें पता है कि जो सोलर एनर्जी है वो उसी से आ रही है, बट फिर भी हम उसके बारे में कभी ट्राई नहीं करते, या बेटर टू से कहीं पे भी वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे यूज नहीं होता। उसका लॉजिक है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है, फिशन प्रोसेस तो मैंने बताया कैसे इनिशिएट होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नॉर्मली जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है वो लगभग लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस में स्टार्ट होता है। तो अगर बहुत प्रिसाइसली समझाया जाए तो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए पहले एक न्यूक्लियर फिशन कराना होगा। तो डिस्ट्रक्शन में तो ठीक है, बट अगर हम उसे कंस्ट्रक्टिवली यूज करना चाहते हैं तो हम इतना हाई टेम्परेचर रेगुलेट ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए कभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में प्लान नहीं किया जाता। We always produce power from nuclear fission process in nuclear reactors. न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन इनिशिएट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जो हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में रेगुलेट नहीं कर सकते। हमारी जो टेम्परेचर रेगुलेट करने की लिमिट है आज के टाइम में वो लेस देन 3000 डिग्री सेल्सियस है, मतलब हम 3000 डिग्री सेल्सियस भी रेगुलेट नहीं कर पाते करंट टाइम में। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस अभी बहुत बड़ा ब्रैकेट गैप है, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते अभी। तो इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से हमें पता है कि सोलर एनर्जी से एनर्जी उसी फॉर्म में आ रही है, एंड दैट इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ पावर, बट स्टिल वी आर नॉट इन अ स्टेट टू वर्कआउट ऑन दैट। तो हम अपना सारा पावर प्लांट का फंक्शन जो है वो न्यूक्लियर फिशन से ही चलाते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। तो देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक न्यूक्लियाई है, उसको हम अगर किसी एक दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। तो इस टर्म को लिख लीजिए, कन्वर्जन ऑफ अ न्यूक्लियाई टू अनदर न्यूक्लियाई, conversion of a nuclei to another nuclei, conversion of a nuclei to another nuclei by bombardment of some particles। तो जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हमने नाइट्रोजन लिया, उसके ऊपर एक अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कराया और उससे ऑक्सीजन बनाया और साथ में एक प्रोटॉन इमिट हुआ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करके हमने नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? ऑक्सीजन में। तो अगर एक न्यूक्लियाई को किसी दूसरे न्यूक्लियाई में किसी दूसरे पार्टिकल से बम्बार्ड करके शिफ्ट कराते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। किसी एक न्यूक्लियाई को किसी एक पार्टिकल से बम्बार्ड करा के उसको दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा टर्म है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है कि आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन का एक अगला स्टेप है। मतलब अगर आपने बम्बार्डमेंट के थ्रू आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन करा के एक न्यूक्लियाई बनाया और जो नया न्यूक्लियाई बनाया वो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन शो करने लगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो अगला टर्म लिखेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। So write down, if after artificial transmutation, if after artificial transmutation, if after artificial transmutation the nuclei formed, if after artificial transmutation the nuclei formed shows property of radioactivity, shows property of radioactivity shows property of radioactivity, then it is artificial radioactivity, then it is artificial radioactivity। ठीक है। अब अगर इस चीज को हम लोग एग्जांपल से देखें तो देखो हमने एक एल्यूमिनियम न्यूक्लियस दिया
इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया तो सिलिकॉन फॉर्म हुआ और 1H1 फॉर्म हुआ। इस प्रोसेस को बोलेंगे आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। समझ में आई बात? मतलब हमारे पास अगर 13Al27 है और इसमें अगर आप अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करते हो तो दो तरह के न्यूक्लियस जनरेट होते हैं। एक सिलिकॉन जनरेट हो रहा है और एक फास्फोरस जनरेट हो रहा है। जब सिलिकॉन जनरेट हो रहा है तो उसमें एक प्रोटॉन निकल रहा है साथ में, और जब फास्फोरस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें एक न्यूट्रॉन बन रहा है साथ में। तो जो पहली रिएक्शन है जिसमें सिलिकॉन और प्रोटॉन बन रहा है इसको आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन बोल रहा है, क्योंकि जो सिलिकॉन बन रहा है वो स्टेबल न्यूक्लियस है जो फर्दर कंज्यूम नहीं हो रहा है या फर्दर कोई रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। दिस इज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। लेकिन जब फास्फोरस बन रहा है तो उसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बोल रहे हैं, क्योंकि जो फास्फोरस बना हुआ है देखो फाइनली वो सिलिकॉन में कन्वर्ट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सॉरी एक पॉजिट्रॉन लॉस कर रहा है। तो 15 फास्फोरस 30 जो बना उसके अंदर देखो रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी आ गई और उसने क्या करा, पॉजिट्रॉन इमिट करा। तो हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अंदर समझ में आया? मतलब एक स्टेबल न्यूक्लियस पे अगर आपने किसी एक पार्टिकल से बम्बार्ड कराया और बम्बार्ड कराने के बाद एक न्यूक्लियस बना, अगर वो न्यूक्लियस बन गया स्टेबल तो उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। और जो न्यूक्लियस बना उसने फर्दर रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करने लग गया तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। बहुत थोड़ा सा अंतर है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ट्रांसम्यूटेशन मतलब जो न्यूक्लियस बना वो फर्दर कुछ डिके नहीं करेगा। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी मतलब ट्रांसम्यूटेशन के बाद जो न्यूक्लियस बना वो फर्दर डिके प्रोसेस शो करेगा। ठीक है, उसका लास्ट में बस एक फाइनल टर्म लिख लीजिए, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। उसमें एक तो देखो सबसे पहले आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म्स। जैसे ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो ईस्टर एंड वाटर बनता है। तो उसमें आप ध्यान से देखो कि जो ऑक्सीजन 18 हमारे पास अल्कोहल के पास था वो ईस्टर के पास आता है। या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जब पहले स्टडी करी गई तो बहुत टाइम तक ये चीज मिथ थी। पीपल वर थिंकिंग कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उससे CO2 से स्टार्च बनता है और जो वाटर है उससे वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीजन गैस बनती है। तो जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है दैट इज फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम CO2। तो प्लांट CO2 कंज्यूम करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है, बट प्लांट CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। प्लांट्स वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने सिखाया था। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से 4OH यूनिट से 2 मोल वाटर और 1 मोल ऑक्सीजन बनती है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। तो वाटर से ऑक्सीजन प्रोडक्शन का काम करते हैं फोटोसिंथेसिस में। लाइट का फोटोन यूज करके वाटर को हम लोग ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो स्टार्च या फूड बनता है प्लांट्स में वो CO2 से बन रहा है और जो ऑक्सीजन बन रही है वो वाटर से प्रोड्यूस हो रही है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज इंपॉर्टेंट टर्म है। और बाकी मेडिकल में बहुत सारा यूज होता है, रेडियोथेरेपी में यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग में यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्लड मेजर करने में यूज करते हैं, और भी बहुत सारे टाइप की स्टडीज होती है जो हम लोग थ्रू रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस करते हैं। ठीक है, कैंसर डिटेक्शन में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज होते हैं। ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी यूज करी जाती है। तो देयर आर मेनी मेडिकल यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो हमें करनी ही होती है। और तो मैंने आपको बताया कि उसके डैमेजेस भी होते हैं, बट आपको बताया परमिसिबल लिमिट का खेल है। जैसे मैंने बताया कीमोथेरेपी के बाद हम लोग आजकल रेडियोथेरेपी भी करते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी यूज की जाती है एंड वी ऑल नो इट इज वेरी हार्मफुल, बट पेशेंट की डेथ से पहले कोई दूसरा रास्ता फॉलो कर सकते हैं तो वी फॉलो इट। तो आजकल ये बहुत सक्सेसफुल टेक्निक है। पहले इसको मेडिकल में परमिसिबल नहीं माना जाता था, बट धीरे धीरे सर्कमस्टांसेस के साथ इस चीज को अलाउ करा गया। तो जैसे हैवी ड्रग्स हैं जो नॉर्मल कंडीशन में अलाउ नहीं किए जाते, बट एक हैवी पेन या एक्सट्रीम कंडीशंस में अलाउ कर दिए जाते हैं, वैसे रेडियोथेरेपी का केस है। कैंसरस ट्रीटमेंट में हम लोग रेडियोथेरेपी यूज करते हैं, तो उसके मेडिकल यूजेस हैं। और ऐसे कुछ कुछ और पर्टिकुलर यूजेस हैं, जैसे भी आपको बताया न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर में जनरेशन भी यूज करते हैं। तो आप चाहो तो एक और यूज कर देख सकते हो, पावर प्रोडक्शन थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। So power production nuclear reactors में।
रेडियोथेरेपी के साथ जैसे बहुत सारे टेस्टिंग में भी यूज करा जाता है। तो ऐसे डिफरेंट यूजेस हैं जो हम लोग रेडियो एक्टिविटी के फॉलो करते हैं। बाकी कुछ यूजेस आपको पहले ही बता चुका हूँ, कार्बन डेटिंग, रॉक डेटिंग, वो तो स्पेसिफिक यूजेस हैं जो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। बट अदर देन दिस जो कॉमन यूजेस हैं, इनके एडवांटेजेस हैं। तो आइसोटोपिक स्टडी में करने में, मैकेनिज्म्स की स्टडी में हेल्पफुल होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की स्टडी में ये चीज हेल्पफुल हुई, मेडिकल यूजेस में बताया, पावर प्रोडक्शन एंड ऑल प्रोसेसेस में हम लोग रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस या रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है।